वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। और आज हम बात करेंगे खास आईपीओ के बारे में। एक ऐसा ग्रुप जो इंडिया की दिग्गज ग्रुप में माना जाता है और उस ग्रुप से 13 साल बाद एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बाद ये करीब 13 साल बाद होगा कि एक इतने बड़े ग्रुप से आईपीओ हम आते हुए देखेंगे। और आज हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मिस्टर अरुण माहेश्वरी, जॉइंट एमडी एंड सीईओ जुड़े हैं। अरुण सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक, थैंक यू, धन्यवाद। सर, यही जानना चाहते हैं कि कंपनी का जिस तरह से एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें मैं देख रहा था कि प्रमोटर्स का करीब 96.5% होल्डिंग ऑलरेडी है। आप 11% इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हैं। सर, पोस्ट आईपीओ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा और जो सेबी के नॉर्म्स हैं 75% तक होल्डिंग लाने के, उसके क्या प्लान्स हैं कंपनी के? आज के दिन 96.5% प्रमोटर ग्रुप के पास में है, 3.5% एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के पास में है और अभी 11% का डायल्यूशन के बाद में प्रमोटर का स्टेक पोस्ट आईपीओ ऑलमोस्ट अबाउट 85.5% तक रह जाएगा। डेफिनेटली एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो भी हमारे को 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर स्टेक हैज टू बी 75% और बिलो वो करना है, तो वो डेफिनेटली होगा बिकॉज दीज आर रेगुलेटरी नॉर्म्स, तो उनको हमको कंप्लाई करना ही है। ओके सर, ये जो क्यूआईपी पोर्शन है आपने काफी बड़ा रखा, 75%। इसमें बिडिंग काफी अच्छी आ रही होंगी, आई बिलीव। हमने 75% हमने नहीं रखा है, ये एज पर सेबी गाइडलाइंस होते हैं, इनके कुछ Okay. नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से ये 75% हैज बीन द क्यूआईबी नॉर्म्स, क्यूआईबी एलोकेशंस। डेफिनेटली एक बड़ा ग्रुप है, वेरी वेल गवर्न ग्रुप है, हैज शोन in the last 30 years, we have been very open and candid about our business. तो हम मतलब काफी ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता से काम करते रहे हैं, तो वो काफी निवेशकों को काफी अच्छा लगा है। और इस चक्कर में पूरी दुनिया से इस आईपीओ में काफी इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। आई एम श्योर कि जब हमारा एंकर बुक आएगा तब इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ेगा, रिटेल को भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। सर, कंपनी का मैं देख रहा था कि वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। पोस्ट कोविड अराउंड 40% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने के लिए मिली। जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, कंपनी का आईपीओ 25 से 27 सितंबर के बीच में खुला रहेगा। प्राइस बैंड 113 रुपए से 119 रुपए पर शेयर का है। आईपीओ का साइज करीब 2800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 75% क्यूआईपी पोर्शन है। तो रिटेल और जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए करीब 700 करोड़ का आईपीओ बचता है। अगर हम देखें तो कंपनी की FY23 में आए करीब 3200 करोड़ रुपए, जो प्रॉफिट्स हैं वो करीब 750 करोड़ रुपए रहे। एबिटा मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है। अरुण सर, आप देश की दूसरी दिग्गज कंपनी है अपने सेगमेंट में, कार्गो हैंडलिंग में, और सर इतना अच्छा एबिटा मार्जिन्स मोर देन 50%। सर, क्या स्ट्रेटेजी अभी तक कंपनी ने अडॉप्ट की है और क्या कुछ प्लान्स हैं कंपनी के? देखिए विवेक जी, ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2004 में, लार्जली जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को सप्लाई चेन को पूरक करने के लिए गोवा में एक टर्मिनल चालू हुआ था। उसके बाद से हम लोगों ने 2 और पोर्ट बनाए, फिर हमें लगा 2018 तक हम पूरा ग्रुप का ही काम करते थे अधिकतम। फिर हमको ये लगा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी है, काफी कम प्लेयर हैं, इसके लिए बड़ा ग्रुप चाहिए, डीप पॉकेट चाहिए, अच्छी बैलेंस शीट चाहिए। तो और जिस हिसाब से हिंदुस्तान या भारत ग्रो हो रहा है, हमें ये लगा कि इसके अंदर काफी निवेश करने की गुंजाइश है। और हमको ऐसी सेक्टर पसंद आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जैसे स्टील, सीमेंट, पावर, हम लोग उसी क्षेत्र में हैं, तो हमारे को वो अच्छे से समझ में आता है पूरा सेक्टर। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसी सेक्टर को क्यों ना पूरी तरह से एक सेपरेट वर्टिकल बना करके डेवलप किया जाए। तो 2018 के बाद में हमने आउटसाइड द ग्रुप कार्गो में निवेश करना चालू किया। तो उनके लिए एसेट्स बनाए, उनके लिए एसेट्स बिड किए, एक्वायर की, सब कुछ किया। तो 2019 में जहां पे हम सिर्फ 6% कार्गो बाहर का करते थे, 2023 में वो कार्गो 33% हो गया, जबकि कार्गो वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। और 2024 में 2023 जून में ये परसेंटेज बढ़ के 37% हो गया आउटसाइड द ग्रुप। ग्रुप कार्गो तो बढ़ता ही जा रहा है, जो 35 मिलियन टन था 2019 में, वो 25 मिलियन टन तो फर्स्ट क्वार्टर में ही है इस साल के।
तो इस तरह की ग्रोथ दिख रही है, 40% का CAGR इन द लास्ट 3 इयर्स। एंड आई थिंक हम लोग एक सही समय पे सही देश में और सही सेक्टर में हैं। और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे पास में बैलेंस शीट भी सही है और ग्रुप भी सही है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है, जहाँ पे अभी सभी कुछ ठीक लग रहा है। बिल्कुल सर, निवेशक तो आपको हर समय पर सही मानते हैं, और हर समय ही आपके लिए अच्छा रहा है। बिल्कुल और सर। चैलेंजेस से हमेशा हिस्ट्री है कि JSW ग्रुप ने बहुत अच्छे से निपटा है, और सेक्टर में कभी भी अगर सिक्लिकल वीकनेसेस भी रहीं तो JSW ग्रुप एक अच्छे से इमर्ज होता हुआ है। सर, बिल्कुल मैं सर। ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी मौजूदा कैपेसिटी है, मैं देख रहा था कि 158.43 मिलियन टन के आसपास की है, उसके बारे में बताएं सर, कितना यूटिलाइज आप अभी कर रहे हैं, और उसमें कुछ और एक्सपेंड करने की अभी प्लान है कंपनी के क्या? तो अभी तक हम लोगों ने 2018 के बाद में हम लोगों ने काफी निवेश किया है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो हमारा एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हुए, कैपेक्सेस वर वेरी हैवी इन द लास्ट 4-5 इयर्स। तो यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो 2023 जो खत्म हुआ मार्च, उस समय 57% हमारा यूटिलाइजेशन रहा है। जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं इस साल की, तो दिस यूटिलाइजेशन हैज ग्रोन टू 63%। सो इट हैज बीन ग्रोइंग एवर सिंस, जब से हम लोगों ने यूटिलाइजेशन चालू किया, ये एसेट्स वगैरह हमने बनानी चालू की है। तो 158 के जगह 158 मिलियन टन में हम लोगों ने 93 मिलियन टन हैंडल किया था 2023 में। गोइंग फॉरवर्ड इट लुक्स लाइक जिस तरह से सेक्टर बिहेव करता है, आई थिंक देयर इज स्टिल मोर गुंजाइश टू यूटिलाइज मोर एसेट्स, मोर कैपेसिटीज ओवर देयर। और सारी की सारी हमारी जो एसेट्स है काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में है, तो उसमें यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी होने के चांसेस भी अच्छे लग रहे हैं। जी। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं, इस सेक्टर में बहुत कम प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान में, और ऑन टॉप ऑफ इट अच्छी बैलेंस शीट के साथ में तो बहुत ही कम लोग हैं। तो वी आर राइट देयर। एंड जिस हिसाब से सरकार की एक नीति चल रही है कि जितने भी पोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना चाह रहे हैं ताकि वो मैकेनाइज मॉडर्नाइज और वो सब इन्वेस्ट कर सके एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स पे। एंड आज के दिन हम हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप टर्मिनल होल्डर्स में हैं। तो हमारे को ये बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और हम इसमें काफी एग्रेसिव तरीके से वी वुड लाइक टू बिड ऑन दीज टर्मिनल्स एज वेल। ऑन टॉप ऑफ इट विल बी बिल्डिंग ग्रीनफील्ड पोर्ट्स इन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी जो अभी कार्गो हैंडलिंग है, इसमें जो ड्राई पोर्शन ज्यादा होता है, या आप आगे प्लान कर रहे हैं कि कुछ और भी सेगमेंट्स आप शुरू करेंगे? तो विवेक जी, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो शुरुआत हुई थी, जेनेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ JSW इंफ्रास्ट्रक्चर वाज राइटली बिकॉज ऑफ JSW स्टील और JSW एनर्जी, जो बल्क कार्गोज हैं। बिल्कुल। उनका जो बल्क कार्गो की सप्लाई चेन को कंट्रोल के हिसाब से चालू हुई थी। जैसे राइट। जैसे हम बढ़ाते गए 2018 के बाद में हम लोगों ने हमारी नीति में चेंज किया कि चलो हम लोग थर्ड पार्टी बिजनेस भी करें। तो उसके बाद में हमने कंटेनर टर्मिनल चालू किया, उसमें बिडिंग किया। फिर हमने LPG टर्मिनल चालू किया, हमने फिर शुगर चालू किया, फर्टिलाइजर किया, बेराइट, जिप्सम, स्टील, ये सब हमने चालू किया। तो एज भी पहला एक फेज था जब हम सब ग्रुप कार्गो करते थे और सारा बल्क करते थे। उसके बाद में हमने थर्ड पार्टी चालू किया, उसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट चालू किए। तो इसमें काफी पोटेंशियल दिख रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबली हमारा अधिकतम ध्यान और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम लिक्विड कंटेनर गैस उसमें हम काफी निवेश करें, और उसमें एग्रेसिवली हम लोग देखें कि क्या कर सकते हैं। ओके। सर, कुछ सेग्रीगेशन है अपने पास की जो मार्जिन्स हैं, जो आप विद इन द ग्रुप कार्गोस का जो काम करते हैं उसमें किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं, और जो आउटसाइड आप ग्रुप का जो काम करते हैं उसमें किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं सर? इसमें अगर क्लोजली विवेक जी देखा जाए तो पोर्ट टू पोर्ट ये डिफर करता है, हर एक कस्टमर टू कस्टमर और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आई थिंक बेटर वे टू लुक एट इट कि टर्मिनल्स में क्या मार्जिन रहता है और ग्रीनफील्ड पोर्ट्स में क्या मार्जिन रहता है। बिल्कुल सर। तो टर्मिनल्स पे अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेवेन्यू शेयर होता है गवर्नमेंट के साथ में, डिफरेंट बिडिंग होती है। बट ऑन एन एवरेज 36 से 38% हमारा एबिटा मार्जिन रहता है टर्मिनल्स पे, क्योंकि वहां ओके। पे हमारा कैपेक्स काफी कम होता है। उसका जो पूरा इकोसिस्टम है और टर्मिनल्स का, मेजर पोर्ट प्रोवाइड करता है, सरकार की पोर्ट प्रोवाइड करती है, जहाँ पे ड्रेजिंग हो गया, ब्रेक वाटर हो गया, इवैक्यूएशन सिस्टम हो गया, ये सारा हमको उसके अगेंस्ट में हम एक रॉयल्टी पे करते हैं। इसके लिए 36-38% रहता है हमारा आज के दिन जो हमारा एबिटा मार्जिन है। बट केपेक्स काफी कम होता है, तो इसके जी। लिए वो जस्टिफाई हो जाता है। वेर इन ग्रीनफील्ड पोर्ट जैसे हमारा जयगढ़ हो गया या धर्मतर हो गया, जहाँ पे सभी कुछ हमको करना होता है, केपेक्स हैवी होता है, बट देन यहाँ पे आप प्राइस फ्रीडम के साथ चार्ज करते हो, रेवेन्यू शेयर कुछ ज्यादा नहीं होता, ओनली वारफेज इज टू बी पेड।
तो यहाँ पे हमारा जो एबिटा मार्जिन होता है 63-65% के लगभग रहता है। तो ब्लेंडेड एवरेज में अगर मैं देखूं दोनों मिलाकर के, जहाँ पे हमारी कैपेसिटी 50-50% है, तो 53% तक हमारा वेटेड एवरेज एबिटा आता है। We find this model very successful, very good, and which gives a better return of the capital employed. So this is the best way to grow, which we feel, we found it very successful. सर, कार्बन एमिशन को लेकर सारे देश काफी हेवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और Yeah. जो कार्गो हैंडलिंग होती है उसमें कोयला और जो भी कार्बन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा मात्रा रहती है। सर, कैसे कंपनी इस चीज को प्लान कर रही है कि आगे जब एक हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आजकल जो युग परिवर्तन जिसको बोलते हैं, या हम कहते हैं कि एक पूरा सेक्टर का ही चेंज हो जाता है दिशा और दशा, सर उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? देखिए, ये सही है विवेक जी की दुनिया का एक नजरिया है कि कैसे करके कार्बन फुटप्रिंट्स कम किया जाए, और हिंदुस्तान ने भी, भारत ने भी उस बारे में एक अपना दृढ़ निश्चय किया कि 2070 तक हम भी कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। बट द वे इकोनॉमी इज बूमिंग, द वे इकोनॉमी नीड्स पावर एंड एनर्जी, आज तक ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक मॉडल नहीं मिला है, या रेवेन्यू पावर जनरेशन का मॉडल नहीं मिला है जो सस्टेनेबल हो और इकोनॉमिकल हो। हमारी एनर्जी नीड इतनी ज्यादा है कि फॉसिल फ्यूल आज के दिन सस्टेनेबल मॉडल लग रहा है। जो जो हमारी रिसर्च मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे ख्याल से 2050 तक पावर कंजम्पशन थ्रू फॉसिल फ्यूल विल पीक इन इंडिया। उसके बाद में उसके अंदर रिडक्शन चालू होगा। तो अगले 25 साल, इफ आई टू लुक एट इट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, it won't stop or it won't drop, it will continue to grow. So in that sense, I think it is too far a future to look at. Energy phase is transiting very very fast. So kal kya hoga, nobody knows about it, but as a foreseeable future, if I have to look at it, for next 25 to 30 years coal will remain relevant. जी। So that is one product, and especially हम लोग जो ज्यादातर हैंडल करते हैं वो कोकिंग कोल करता है। कोकिंग कोल स्टील मेकिंग में काम आता है, और जो हिंदुस्तान में अभी तक प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, उसका वेरी मिनिस्कुल होता है। पूरा ऑलमोस्ट 95% हिंदुस्तान को इंपोर्ट ही करना पड़ता है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम यूएस एंड अदर प्लेसेस। जी सो दैट सर, विल आपने कंटिन्यू टू रिमेन। बिल्कुल सर, आपने कनाडा की बात की, और मैं कल देख रहा था कि कनाडा से हमारा जो इंपोर्ट होता है दैट इज समवेयर अराउंड 33,000 करोड़। उसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो कोकिंग कोल और कोयले का ही होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 8400 करोड़ पर एनम। तो सर, क्या कुछ आपके भी जो हैंडलिंग है वो कनाडा बेस्ड है? कुछ कनाडा से भी माल आता है, और आप उन कार्गोस को भी हैंडल करते हैं? कितना बिल्कुल इम्पैक्ट देखते हैं? बिल्कुल करते हैं। एंड मेरे ख्याल से हमारे जो टोटल पोर्ट्स में जितना कनाडा से कार्गो आता है वो कुल मिला के 2-2.5 मिलियन टन होगा। वैल्यू वाइज तो इट चेंजेस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी एबनॉर्मल काइंड ऑफ प्राइसिंग, बट 2 से 2.5 मिलियन टन टोटल कार्गो में से कनाडा से भी आता है, मोर और लेस। मे बी किसी साल में आधा मिलियन कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बट इतना कार्गो आता है। तो सर, टोटल जो आपके कार्गो हैंडलिंग है उसमें कितना परसेंट अराउंड कनाडा का पोर्शन रहता है? मोर लेस 2 से 2.5% होगा। 2 से 2.5%। तो सर, कुछ बातें हो रही हैं कि लाइक कनाडा नहीं को नहीं नहीं लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। ओके। सिर्फ बिजनेस एक अपने मायने रखता है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो अपना मायना रखता है। आई थिंक बोथ इकोनॉमीज आर मैच्योर इनफ टू नॉट अलाउइंग दिस स्मॉलर इश्यूज टू हैव अ बिगर एग्जैक्टली। इम्पैक्ट। आई ओके। थिंक बोथ कंट्रीज आर मैच्योर इनफ। एग्जैक्टली सर, बट हाउएवर अभी कुछ फाइनेंशियल फ्रंट नहीं पर नहीं, तो अभी कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं भी है। इम्पैक्ट नहीं, एग्जैक्टली। कहीं पे कुछ भी नहीं है, नो टॉक्स। एग्जैक्टली। सर, वन मोर क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन भी 1 अक्टूबर से अपने यहाँ पर कुछ कार्बन एमिशंस को लेकर कुछ नियम टफ कर रही है। जो स्टील के इंपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हम कंपनीज को अपने जो नॉर्म्स हैं वो बताने होंगे कार्बन एमिशंस को लेकर, और 2026 के आसपास से वो टैरिफ भी लगाना शुरू कर देंगे। हाउ डू यू सी कि ये जो पूरी इस तरह की जो एक पूरा एक बड़ा रीजन है, जो बड़ा इंपोर्टिंग रीजन है, वो इस तरह के नॉर्म्स अगर लेकर आएगा, तो हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन योर सेक्टर सर? देखिए, जिस हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हम लोगों ने चाइना में देखा था 1995-2000 के बाद में, चाइना इतना इंपोर्ट कर रहा था स्टील, एंड सडनली बिकॉज इतना प्रोडक्शन करने के बाद में भी वो इतना इंपोर्ट कर रहा था। तो जिस हिसाब से हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, आई थिंक इंडिया से एक्सपोर्ट भी थोड़ा काफी हद तक कम होएगा। इवन इफ आई अज्यूम कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता रहेगा,
आई थिंक इट विल हर्ट मोर टू यूरोप एज वेल, बिकॉज उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा अगर उस तरह के टैरिफ लगाते गए, बिकॉज डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. इट इज राइट. नॉट दैट कि सिर्फ इंपोर्ट पे वो टैक्स लगाएंगे और डोमेस्टिक में वो कोल यूज करते रहेंगे. आई थिंक वाटर विल फाइंड इट्स लेवल एंड कुछ ना कुछ उसका समाधान सोल्यूशन निकलेगा, चाहे इकोनॉमिक निकले चाहे अदरवाइज निकले. जी सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस. Yeah. कंपनी का डेट अभी कितना है? कुछ कंपनी पर डेट है बुक्स में, और क्या प्लान्स हैं उसको लेकर? So as on 31st March 23, the total debt was 4,200 crore rupees, of which the net debt was about 2,200 crore rupees. Balance was cash in the system. उसमें से हम लोग लगभग 900 करोड़ रुपया इसमें से पे कर देंगे आईपीओ प्रोसीड्स में से. And there's some general corporate purpose cash would be there. Some cash generation is there every year on the books. तो 6 महीने का cash generation भी है. तो more or less post IPO will be net debt free. परफेक्ट सर. और सर जो आईपीओ प्रोसीड होगी उसका जो यूज होगा वो आपने कुछ हद तक तो डेट में कर रहे हैं, बाकी किस चीज में होगा सर? तो लगभग 880 करोड़ रुपया डेट रिपेमेंट में चला जाएगा. 1200 करोड़ रुपए के लगभग हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए जो आरएसपी में हमने लिखे भी हैं. एलपीजी टर्मिनल है, कंटेनर अपग्रेडेशन है, उसमें हम चला देंगे. एंड बैलेंस 700 करोड़ रुपीज विल बी रिमेनिंग एज अ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. बिल्कुल सर, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए. और आई होप एंड आई विश कि आपके आईपीओ को जिस तरह का एक रेस्पॉन्स हमेशा मिलता है जेएसडब्ल्यू ग्रुप को, उसी तरह का रेस्पॉन्स शानदार मिले और आपकी बिगनिंग इस कंपनी की भी शानदार है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद विवेक जी. थैंक यू. थैंक्स. थैंक यू सर.